प्यारे बच्चों, क्लास 12th के लिए ऑफिशियल प्रोजेक्ट परख के द्वारा विभिन्न विषय के 5 सेट निकाले गए थे, जिसमें से हम लोगों ने अर्थशास्त्र का 4 सेट कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट सेट का क्वेश्चन आंसर है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर इतिहास, भूगोल, आपका हिंदी, कोर, इलेक्टिव आदि विषयों के प्रश्नों के उत्तर को देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग अर्थशास्त्र के लास्ट सेट के प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्रमवाचक का उपयोगिता का जो प्रतिपादन है हिग्स और एलेन ने किया था। यदि यहाँ पर गणनावाचक विश्लेषण रहता तो आपका मार्शल हो जाता। तो दोनों को याद रखिएगा, क्रमवाचक हिग्स एवं एलेन और गणनावाचक जो है वो मार्शल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है? तो आय बढ़ने से घटिया वस्तु की मांग जो होती है घट जाती है। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो ये उत्पादन फलन का फॉर्मूला है QX हो गया आपका उत्पादन, F हो गया फलन और KLNT जो हो गया वो साधन हो गया। इसका मतलब है कि उत्पादन साधनों पर निर्भर करता है। अगला है, किस बाजार में AR बराबर MR होता है? तो आप लोग पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को जान रहे हैं। इसमें ये जो रेखा होता है ये AR है, यही MR है, यही प्राइस है, यही डिमांड है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, किसने कहा था? तो ये JB से ने कहा था। निम्नलिखित में से किस कर को कागजी कर कहा जाता है? तो संपत्ति कर को। अर्थशास्त्र की भाषा में निवेश शब्द से क्या अभिप्राय है? तो पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि करना। वस्तु और सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के संतुलन को क्या कहा जाता है? तो व्यापार संतुलन। सामान्यतः एक औसत उत्पाद वक्र का आकार होता है अति परवलयी, मतलब अति परवलयी वक्र कुछ इस तरह का होता है। निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। तो ये जो चित्र है वो ये आपका पूर्णतया बेलोजदार मांग को प्रदर्शित करता है। इस चित्र को आप देख सकते हैं, ये पूर्णतया बेलोजदार है और यही चित्र यदि इस तरह रहता तो ये पूर्णतया लोचदार को प्रदर्शित करता। आर्थिक महामंदी किस वर्ष में उत्पन्न हुई? तो ये 1929-30 में उत्पन्न हुई थी। समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जो है वो JM केन्स को कहा जाता है और अर्थशास्त्र के जनक है सो एडम स्मिथ को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि हुए बिना मौद्रिक प्रवाह में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा? तो मुद्रास्फीति हो जाएगी। राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग करने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य में से कौन है? तो जमा स्वीकार करना, ऋण देना और साख निर्माण तीनों काम है, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। केन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारण निम्न में से कौन है? तो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों है, इसलिए A और B दोनों हो जाएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो तो गुणक का क्या होगा? तो गुणक का फॉर्मूला होता है K बराबर 1/1 - MPC। MPC मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब यहाँ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान कितना बोल रहा है? 1, तो MPC की जगह 1 बैठा देंगे तो 1 में 1 चला गया 0। 0 से कोई भी संख्या को अगर हम भागा देते हैं तो वो इसका मान इन्फिनिटिव हो जाता है, तो यहाँ आपका अनंत हो जाएगा। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है। अर्थव्यवस्था में विनिमय दर कौन निश्चित करता है? तो मांग तथा पूर्ति। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है तो बाएं से दाएं। उत्पादन संभावना वक्र इस तरह का होता है जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो चुनाव की है। किसके अनुसार है? ये रॉबिन्स के अनुसार। जब कुल उपयोगिता घटने लगता है तो सीमांत उपयोगिता क्या होता है? ऋणात्मक हो जाता है। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी? बढ़ती है, क्योंकि चाय और कॉफी जो है वो प्रतिस्थापक वस्तु है। पैमाने के प्रतिफल की अवस्थाएं होती है 3। पैमाने का स्थिर प्रतिफल, पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल और पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल, 3 अवस्थाएं। एक फर्म अपने स्थिर साधनों को किस अवधि में नहीं बदल सकती है? तो अल्पकाल में।
फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त है, तो प्रथम शर्त है MC बराबर MR, और दूसरी शर्त जो है वो MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे, ये दूसरी शर्त है। वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से हैं? तो उपर्युक्त सभी, मतलब वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत, ये सभी हैं। निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व पर विचार प्रस्तुत किया था? तो मार्शल ने। एकाधिकार की विशेषता है तो एक विक्रेता तथा अधिक क्रेता। यहां से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या समझते हैं? तो किसी देश के नागरिक द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य उस देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। यहाँ अंतिम वस्तु जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो जैसे गेहूं, गेहूं के बाद क्या होगा? आटा, आटा के बाद बनेगा रोटी। तो रोटी जो है वो हम लोग क्या करते हैं? सीधे उपभोग कर लेते हैं। तो गेहूं और आटा जो है वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा, जबकि रोटी जो है वो अंतिम वस्तु कहलाएगा। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या करना है? अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जो रहेगा उसी को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। चाहे वह उत्पादन भारत में रह रहे भारतीयों द्वारा किया जाए अथवा विदेशों में रह रहे, उसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा GNP, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर GDP x माइनस M। यह x जो है वो देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय है, और y जो है इस फॉर्मूला में वो विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय है। यहाँ y की जगह M हो जाएगा बच्चों, इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पर M हो जाएगा M। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाई होती है? मतलब जब हम लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हैं तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे हमको चाहिए कलम और आपको चाहिए पेंसिल, तो हम कलम और पेंसिल को आपस में लेन देन कर लेंगे तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाएगा। इसमें क्या कठिनाई होती है? तो आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव होता है इसमें। मतलब अगर हमको पेंसिल चाहिए तो हमको बाजार में ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जो मेरा कलम लेने के लिए तैयार हो और उसके पास पेंसिल हो जो मुझे दे दे, तो ऐसा संयोग बहुत मुश्किल से मिलता है। दूसरा है मूल्य संचय का अभाव, इसको हम लोग सामान को ज़्यादा देर तक जमा करके नहीं रख सकते। वस्तु के विभाजन की कठिनाई होती है, मूल्य के समान मापदंड का अभाव होता है और इसमें हस्तांतरण का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो वस्तु की पूर्ति जो है वह वस्तु की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, यहाँ पर कीमत छूट गया बच्चों तो यहाँ कीमत लिख लीजिएगा। उत्पादन साधनों की कीमत, प्रौद्योगिकी परिवर्तन, इन कारकों पर निर्भर करती है। खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो खुली अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अन्य राष्ट्रों के साथ वस्तुओं और सेवाओं तथा वित्तीय परिसंपत्तियों का भी व्यापार किया जाता है। मांग की कीमत लोच का सूत्र लिखे। तो ये मांग की लोच का सूत्र है, मांग मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बट्टा कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ED हो गया मांग की लोच। अब यहाँ पर जो अनुपातिक परिवर्तन इसको तोड़ा गया है, मांग में परिवर्तन बट्टा आरंभिक मांग। फिर यहाँ पर कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को तोड़ा गया है, कीमत में परिवर्तन बट्टा प्रारंभिक कीमत। और इसको हम लोग सांकेतिक भाषा में इस तरह लिखेंगे, डेल्टा Q जो हो गया वो हो गया मांग में परिवर्तन, डेल्टा P जो हो गया वो कीमत में परिवर्तन, P हो गया प्रारंभिक कीमत और Q हो गया प्रारंभिक मांग। तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। 36 नंबर है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में इस श्रम की इष्टतम मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है? तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में श्रम की मांग फर्म द्वारा की जाती है। फर्म से अभिप्राय श्रमिकों के कार्य के घंटों से है, ना कि श्रमिकों की संख्या से। प्रत्येक फर्म का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। फर्म को अधिकतम लाभ तभी प्राप्त होता है जब मजदूरी श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता के बराबर होती है। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या करें। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब एक उपभोक्ता एक से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो उसे अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर प्राप्त होगी जहां वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि प्रत्येक वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता एवं उनके कीमत का अनुपात आपस में बराबर हो जाए। इसे
गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। यहाँ सोसेन लिखा गया बच्चों, यहाँ लिखाएगा गोसेन। गोसेन का द्वितीय नियम भी कहते हैं, अतः कुल संतुष्टि उपयोगिता एवं उसके कीमत का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो। तो ये फॉर्मूला है MU(x) बट्टा PX बराबर MU(y) बट्टा PY MU(z) बट्टा PZ। यहाँ x वस्तु मतलब 3 वस्तु है, x वस्तु, y वस्तु और z वस्तु, और ये इसका मुद्रा हो गया। अगला है बाजार मांग के निर्धारक तत्व को बताएं। तो बाजार मांग के निर्धारक तत्व हैं उपभोक्ता की संख्या, उपभोक्ता की आय, जलवायु और मौसम, रुचि, फैशन और रीति रिवाज और जनसंख्या। एकाधिकार की विशेषताओं को लिखें। तो एकाधिकार की विशेषता है कि एकाधिकार की स्थिति में केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है, मतलब बेचने वाला एक रहता है। एक विक्रेता होने के फलस्वरूप पूर्ति के ऊपर विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होता है। एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की कोई दूसरी वस्तु नजदीकी स्थान पर नहीं होता, अर्थात जहां पर फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु एवं बाजार में बेची जाने वाली अन्य वस्तुओं के बीच मांग की लोच, यहाँ लोच हो जाएगा, मांग की लोच शून्य होती है। एकाधिकारी उद्योग में अन्य फर्म प्रविष्ट नहीं हो सकती है। पांचवा, एकाधिकारी में फर्म तथा उद्योग में अंतर नहीं रहता है, क्योंकि एकाधिकार में एक ही फर्म होती है जो उत्पादन करती है। इस प्रकार फर्म ही उद्योग और उद्योग ही फर्म है। एकाधिकारी की स्थिति में मूल विभेद संभव हो सकता है, अर्थात एकाधिकारी ऐसी स्थिति में होता है जो कि अपनी उत्पादित वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों को अलग अलग उपभोक्ताओं को अलग अलग मूल्य पर बेच सकता है। 40 है व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर स्पष्ट करें। तो पहले व्यापार शेष है, व्यापार शेष से अभिप्राय वस्तुओं के निर्यात और आयात की मात्रा के अंतर से है। दूसरा, व्यापार से इसमें केवल दृश्य मदेश शामिल होती है। तीसरा, यह संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि यह भुगतान शेष के खाते का एक हिस्सा है। और चौथा, भुगतान शेष अनुकूल होने पर भी व्यापार शेष प्रतिकूल हो सकता है। अब यहाँ भुगतान शेष यह एक लेखा विवरणी है जो दिए गए समय अंतराल में एक देश के निवासियों तथा शेष विश्व के मध्य सभी आर्थिक सौदों का विवरण है। भुगतान शेष में दृश्य मदेय, अदृश्य मदेय, एक तरफा हस्तांतरण तथा पूंजी हस्तांतरण शामिल होती है। पूंजी लिखा गया बच्चों, इसको पूंजी हस्तांतरण शामिल होते हैं। विस्तृत अवधारणा है, मतलब भुगतान संतुलन जो है वो विस्तृत अवधारणा है और इसमें व्यापार शेष शामिल है। अनुकूल भुगतान शेष होने पर भी प्रतिकूल व्यापार शेष प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद है एक सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा 500 करोड़ है तथा ब्याज का भुगतान में 200 करोड़ है। राजकोषीय घाटा कितना है? तो ये फॉर्मूला है बच्चों, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अब यहाँ पर 500 प्राथमिक घाटा जो है वो आपका 500 करोड़ है, तो यहाँ पर आपको प्राथमिक घाटा के जगह 500 करोड़ लिख दिए। उसके बाद है ब्याज भुगतान है 200 करोड़, तो यहाँ ब्याज भुगतान की जगह 200 करोड़ लिख दिए और इसको आपको ज्ञात करना है। तो ये जस का तस रहा, माइनस लग गया। अब ये जो है इसको उठा के हम लोग क्या कर देंगे, इधर कर देंगे। तो यहाँ 5 और 2 माइनस से इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो राजस्व घाटा आपका कितना, यहाँ राजकोषीय लिखा गया बच्चों, यहाँ राजकोषीय घाटा जो है, हाँ ये राजकोषीय घाटा ये हो जाएगा आपका, ये और ये जुट गया तो आपका हो जाएगा 700 करोड़। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार की क्यों होती है? तो इसके पीछे 2 कारण है। पहला, उत्पादन में परिवर्तनशील अनुपात के नियम का लागू होना। इस नियम के अनुसार जैसे जैसे उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है, प्रारंभ में उत्पादन तेजी से बढ़ता है, अपने अधिकतम स्तर को प्राप्त करने के बाद उत्पादन में कमी आने लगती है, जिसके कारण प्रारंभ में एसएससी वक्र गिरती है। दूसरा, एसएससी मतलब औसत अल्पकालीन औसत लागत, एसएससी मतलब हो गया अल्पकालीन औसत लागत वक्र। औसत परिवर्तनशील लागत मतलब एबीसी तथा औसत स्थिर लागत एएफसी लागत का योग होता है। प्रारंभ में एबीसी तथा एएफसी दोनों वक्र गिरते हैं। एएफसी में लगातार कमी होती है जबकि एबीसी अपने न्यूनतम को प्राप्त करने के बाद बढ़ने लगती है। यही कारण है कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र गिरता है, अपनी न्यूनतम बिंदु को प्राप्त करने के बाद बढ़ने लगता है। अतः इसका आकार अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है। इसे चित्र द्वारा स्पष्ट करते हैं। यहाँ चित्र नहीं बना हुआ बच्चों, तो इस तरह का आप चित्र बना दीजिएगा। ये है आपका औसत लागत।
उसके बाद है व्यावसायिक बैंकों के कार्यों का वर्णन करें। तो व्यावसायिक बैंक के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, जमा स्वीकार करना। तो व्यावसायिक बैंक जो है वो जनता से जमा स्वीकार करना व्यापारिक बैंकों का प्रमुख कार्य है। बैंक निम्नलिखित प्रकार से जमा स्वीकार करती है। पहला है सावधिक जमा खाता। तो इस खाते में जमा एक निश्चित समय के लिए ही किया जाता है। सामान्यतः 6 माह से 5 वर्ष के लिए जमा स्वीकार किए जाते हैं। इस जमा पर ब्याज दर अन्य जमाओं से अधिक होता है। दूसरा है चालू खाता। चालू खाता वे खाते होते हैं जिसमें जमा राशि का जमाकर्ता अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे तब धन निकाल सकता है। ये बैंक के मांग जमा होते हैं। उसके बाद बचत बैंक खाता। बचत बैंक खाते में स्वीकार किए गए रुपयों पर जमा की राशि, निकासी की राशि तथा निकासी की संख्या पर कुछ प्रतिबंध होता है। इसमें ब्याज की दर कम होती है। गृह बचत खाता। तो अल्प बचत को प्राप्त करने का यह सबसे प्रभावपूर्ण तरीका है। इसके अंतर्गत घरों में गुल्लक रख दिए जाते हैं जिसमें लोग अपनी अल्प बचतें डालते हैं। निश्चित समय के बाद गुल्लक खोलकर बैंक में रुपया जमा कर दिया जाता है। दूसरा है ऋण देना। तो बैंक विभिन्न प्रकार के जमाओं के माध्यम से जनता से जमा स्वीकार करते हैं तथा ऋणों, अग्रिमों, अधिविकर्षों तथा नगद साख के रूप में लोगों को उधार देते हैं। बैंक ऋण देते समय लाभदेयता, तरलता तथा सुरक्षा के सिद्धांत का पालन करता है। बैंक प्रायः निम्नलिखित प्रकार के ऋण देता है। जैसे पहला है समान ऋण या प्रत्यक्ष ऋण। तो प्रत्यक्ष ऋण वे ऋण है जो बैंक उत्पादकों तथा व्यापारियों को किसी प्रतिभूति के आधार पर देता है। खा है मांग पर मुद्रा। ऐसे ऋण जो बहुत ही अल्प समय के लिए प्रतिभूतियों की आड़ में दिए जाते हैं उन्हें बैंक अल्प सूचना पर निकाल सकता है। मांग पर मुद्रा या नाम के जाने जाते हैं। नगद साख के अंतर्गत बैंक निश्चित प्रतिभूति के बदले ऋण देता है। बैंक अधिविकर्ष। तो बच्चों ये जिस तरह लिखा हुआ आप लिख दीजिएगा। अगला है साख मुद्रा का सृजन, फिर है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय और फिर अभिकर्ता संबंधी कार्य। 44 नंबर है मांग की रेखा नीचे दाहिनी ओर क्यों झुकती है। तो इसके पीछे भी निम्नलिखित कारण है मांग की रेखा नीचे झुकने के। तो पहला है आय प्रभाव। किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसके पूर्व की मात्रा को क्रय करने पर उपभोक्ता को पहले से कम व्यय करना पड़ता है। इससे उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है जिससे वह वस्तु की अधिक मात्रा को क्रय कर सकता है। फिर है प्रतिस्थापन प्रभाव। तो जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो अन्य वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है। सामान्यतः उपभोक्ता महंगी वस्तु की जगह वस्तु की प्रतिस्थापित करता है जिससे वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाती तथा कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है। फिर है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इसका डिटेल आप लोग देख लीजिए बच्चों, इसी तरह लिख दीजिएगा, वीडियो अब लंबा हो रहा है। अगला है वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग और फिर है उपभोक्ता की संख्या। 45 नंबर है गुणक क्या है या एमपीसी से किस प्रकार संबंधित है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो किन्स द्वारा प्रतिपादित आय, उत्पादन और रोजगार सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण अंग है। गुणक का सिद्धांत केन्स के अनुसार जब अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र निवेश किया जाता है तब आय में जो वृद्धि होती है वह स्वतंत्र निवेश से कई गुना अधिक होती है। निवेश की तुलना में आय में जितनी गुना वृद्धि होती है उसे ही निवेश गुणक कहते हैं। तो ये फॉर्मूला है बच्चों, के बराबर डेल्टा आई बटा डेल्टा वाई बटा डेल्टा। यहाँ के जो है वो गुणक को बताएगा, ये आय में परिवर्तन, ये विनियोग में परिवर्तन को बताएगा। यहाँ पर डेल्टा वाई बराबर के डेल्टा आई भी लिख सकते हैं। अब इस प्रकार गुणक आय में परिवर्तन से निवेश में परिवर्तन का अनुपात है या वह अंक है जिसे निवेश में परिवर्तन से गुना करके आय में वृद्धि को प्राप्त किया जाता है। गुणक और एमपीसी के बीच संबंध, क्या संबंध है, तो गुणक की माप एमपीसी पर निर्भर करती है। तो ये फॉर्मूला है उसका, के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। यहाँ के जो है सो गुणक हो जाएगा और ये किस पर निर्भर करेगी, एमपीसी पर। इसे हम निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। अब ये गुणक एक और फॉर्मूला है, के बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। तो हम जानते हैं कि y बराबर सी प्लस आई होता है, मतलब आई जो है वो उपभोग और विनियोग का योग होता है। अब इसमें हम लोग परिवर्तन लगा देंगे, मतलब सबके साथ हमने डेल्टा लगा दिया। अब इस मान को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो k बराबर डेल्टा वाई के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो k बराबर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा y के जगह लिखाएगा डेल्टा c प्लस डेल्टा i और नीचे में आपका डेल्टा i है। अब ऊपर नीचे सभी जगह डेल्टा y से क्या करेंगे, भागा लगा देंगे, जैसा कि यहाँ पर साफ है। डेल्टा y कर दिया गया है, सब जगह डेल्टा लग गया।
फिर समीकरण के दाहिने भाग को डेल्टा वाई से भाग देने पर सबको डेल्टा वाई से क्या किए, भागा दे दिए। तो यहाँ पर जो है वो आपका क्या होगा, ये डेल्टा डेल्टा कट के 1 बच गया, ये कट के आपका 1 बच गया, और इतना बराबर जो होता है वो MPC होता है, क्योंकि MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। ये MPC का फॉर्मूला है। MPC का परिभाषा होता है आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को हम लोग सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। अब जो का और फॉर्मूला है 1 माइनस MPC जो होता है MPS हो जाता है, तो इसके जगह हम लोग MPS लिख सकते हैं। MPS का मतलब होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि गुणक का मान MPC पर निर्भर करता है। MPC का मान जितना अधिक होगा गुणक का मान उतना ही अधिक होगा। MPC का मान 0 से 1 के बीच होता है, अतः गुणक का मान भी 1 से अनंत के बीच होगा। MPC का गुणक से सीधा संबंध है, जबकि MPC लिखा गया यहाँ MPS होगा, MPS से उल्टा संबंध है। अगला है आपका एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता की तुलनात्मक स्थिति की व्याख्या करें। तो पहले है फर्मों की संख्या। तो पूर्ण प्रतियोगिता अत्यधिक, इसमें 1 होता है। प्रवेश संबंधी सुविधा स्वतंत्र, प्रवेश पूर्ण वर्जित। वस्तु का स्वभाव पूर्ण सजातीय, स्वतंत्र वस्तु नजदीकी स्थानापन्न। तो ये अंतर को आप देख सकते हैं बच्चों। अगला है GDP से राष्ट्रीय आय की गणना आप कैसे करेंगे, व्याख्या कीजिए। तो ये आप आंसर देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको कर रहे हैं। जहाँ दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको इसको इंग्लिश में देखना है तो साइट में जाकर इसको आप देख सकते हैं, वहाँ ये डाला हुआ है। अगला क्वेश्चन है सरकारी बजट क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।